खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्रियंका गांधी का एक फोन अखिलेश यादव के पास पहुंचता है और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पक्का। दोनों तरफ से आखिर यह क्या संकेत देने की कोशिश है? बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में 2012 में अकेले फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई, उसे करीब 30% वोट मिले थे। वहीं चौथे नंबर पर आने वाली कांग्रेस को करीब 12%। दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो यह 41% के करीब पहुंच जाता है। लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी से बच पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इसी की ढाल के तौर पर देख रही है। आज यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह गठबंधन क्या अखिलेश को एक बार फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? क्या मुस्लिम वोट एकजुट होकर गठबंधन की तरफ जाएगा या बीएसपी के साथ बटेगा? आखिर यूपी में क्या गुल खिलाने जा रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश का स्टेज सेट है। इंतखाबी बिसात पर सभी जमातें अपनी चाल इंतहाई मुख्तात अंदाज में चल रही हैं। कहीं नई इक्वेशंस बन रही हैं तो कहीं बिगड़ भी रही हैं। दूर दूर रहने वाले साथ चलने के अहद-ओ-पैमा कर रहे हैं। जाहिर है जहां एक एक वोट और एक एक सीट दांव पर हो तो कोई चांस भला क्यों ले। निशाने पर उत्तर प्रदेश की गद्दी है और इसके हुसूल के लिए सभी पार्टियां अपने अपने अंदाज में सफबंदी कर रही हैं। एसपी और कांग्रेस का साथ आना इसी इंतखाबी खेल का अहम हिस्सा है। इत्तेहाद एक पड़ाव है, अभी तो इसके इम्तिहान भी होना है। दोनों जमातों ने दांव पेश तो चल दिया, अब फायदा और नुकसान तो वक्त तय करेगा। चलिए पहले बात कर ले समाजवादी पार्टी के फायदे की। समाजवादी पार्टी को होने वाले फायदे: कांग्रेस के साथ जाने से मुस्लिम वोट बैंक मजीद मजबूत होगा। इत्तेहाद से वोटिंग फीसद में इजाफे का इम्कान। समाजवादी पार्टी को नुकसानात: इत्तेहाद से कांग्रेस आने वाले दिनों में एसपी पर भारी भी पड़ सकती है। सीटें मिलने की वजह से समाजवादी वोटर के कांग्रेस के खेमे में चले जाने का अंदेशा। कांग्रेस को फायदे: अखिलेश की इमेज से फायदा उठाने का मौका, वोट बैंक बढ़ाने का सुनहरी मौका। कांग्रेस को नुकसानात: अकेले इंतखाबात में न जाने से पार्टी की साख पर पड़ेगा असर। इत्तेहाद होने से पार्टी कारकुनान में नाराजगी। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं। फिलहाल दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरान कह रहे हैं कि जीत तो यकीनी है। उत्तर प्रदेश में हमने किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान, ये सिर्फ इलेक्शन में विजय प्राप्त करना, सरकार बनाना ही लक्ष्य नहीं है। एक लक्ष्य तो है कि हम एसपी और समाजवादी कांग्रेस और समाजवादी मिलकर सरकार बनाएं। इस इत्तेहाद से एसपी और कांग्रेस लीडरान तो खुशी का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन बीएसपी और बीजेपी खेमे में परेशानी का आलम है। दोनों ही इत्तेहाद पर अपने अपने अंदाज में सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी और अब भी और आगे भी यही कह रहा हूं मैं कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सपा को, कांग्रेस को, बसपा को हम सदैव एक मानते थे, एक जानते थे और एक जानते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और हसीन सपनों को देखने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये अपने सपने देखते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता दोनों को खारिज करेगी। एक तरफ वो गुंडागर्दी को खारिज करेगी, दूसरी तरफ नोटबंदी को खारिज करेगी और बहन मायावती जी के नेतृत्व में आगे चलेगी। फिलहाल बीजेपी और बीएसपी दोनों परेशान हैं, लेकिन परेशानी इत्तेहाद करने वालों की भी कम नहीं है, क्योंकि इत्तेहाद तो हो चुका है, लेकिन कुछ पेचो-खम अभी भी फंसे ही हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो यूपी में क्या गुल खिलाने जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन? इस पर हम करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं।
हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं जो कि बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है। हमारे साथ दलित थिंकर प्रोफेसर देवराज सिंह इस बहस का हिस्सा हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट फिरोज बख्त साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बस थोड़ी देर में मोहम्मद अब्बास साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लखनऊ से। सबसे पहला सवाल सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपसे, ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो फंस गया था, 141 सीटों पर बात हो गई थी, फिर बाद में 105 सीटों पर बात बनी, गठबंधन फंसा हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त पर प्रियंका गांधी ने बचा लिया इस गठबंधन को और सारी डील पक्की हो गई। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है ये पोर्ट्रे करने का? देखिए, ऐसा है, ये जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, पार्टी के सीनियर लीडर सभी इसमें इन्वॉल्व थे और बतौर खास गुलाम नबी आज़ाद साहब जो यूपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं जी, और राज बब्बर साहब अखिलेश यादव जी से और राम गोपाल साहब से और नंदा जी से बात कर रहे थे रेगुलर। और अलायंस ऑलमोस्ट तय हो गया था जिस दिन उनका अखिलेश यादव जी का इलेक्शन कमीशन से जजमेंट आया है और उनको सिंबल ऑफ पार्टी के उनको सिंबल मिला है और पार्टी भी उन्हें मिली और उनके सारे जो भी एक्शंस हुए थे वो जस्टिफाई कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद ही गुलाम नबी साहब ने कहा था कि अलायंस होगा। हाँ। सीटों पे बातचीत रह गई थी जी, जिसमें एक दिन आपके मीडिया के माध्यम से खबर आई कि 99 सीटों पे अखिलेश यादव साहब ने कहा कि भाई हम 99 सीटें दे सकते हैं और दूसरी तरफ खबर आने लगी कि भाई कांग्रेस पार्टी 108 या 110 सीटें मांग रही है जी। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि 4-6 सीटों की वजह से कभी अलायंस खत्म नहीं होगा। और जब मकसद उस अलायंस का मकसद है कि जो भी तासुबी ताकतें हैं जो मुल्क में तासुब फैला रही हैं उन्हें बाहर रखने के लिए अलायंस किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस भी अपनी करीबन 300 सीटें छोड़ रही है जहां वो चुनाव लड़ सकती थी और समाजवादी पार्टी भी कुर्बानी दे रही है। लेकिन आपको पता था ना कि अकेले आप लड़ते तो आप कोई वजूद हासिल नहीं कर पाएंगे यूपी में। मेरी बात पूरी हो जाए, समाजवादी पार्टी भी कुर्बानी दे रही है, 105 सीटों पर नहीं लड़ रही है। हाँ। तो इस अलायंस को करने का मकसद ये था कि जो फासिस्ट ताकतें उन्हें बाहर रखा जा सके। तो 4-6 सीटों के लिए अलायंस टूटना, मैं समझता हूं ये कोई समझदारी की ना बात थी और ना ही ऐसी कोई बात थी। जब नेगोशिएशन होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कई राउंड होती है टॉक्स और हमारी तो शायद 2 ही दिन चली, 2 दिन में अलायंस फाइनल हो गया। तो ये तो लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं ना कि 141 सीटों पर बात बन गई थी, फिर जैसे ही सिंबल जो है अखिलेश यादव को मिल गया तो उनके स्वर बदल गए। तो पहले से ही आप मलाल लेकर चल रहे हैं, अभी आप लोग साथ आए नहीं और मलाल लेकर पहले से चल रहे हैं, तो कैसे आगे चलेंगे? समीर भाई, कोई मलाल नहीं है, आप मलाल मत डालिए हमारे बीच में। हमारे दिल बहुत साफ है, बड़ी मोहब्बत के साथ, उनसियत के साथ हमने अलायंस किया है और हम समझते हैं बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और यूपी में हमारी सरकार आएगी और बहुत अच्छा गवर्नेंस देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे अगले 5 साल हम यूपी को। ठीक है अनिला जी, बीजेपी का क्या रुख है? क्योंकि बीजेपी दरअसल अंदर ही अंदर तो यही सोच रही होगी कि भाई ये किसी तरह से ये गठबंधन ना हो पाए, क्योंकि गठबंधन जब होता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तो 2012 के आंकड़े भी हम देखते हैं और वो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि 30% समाजवादी पार्टी के खाते में वोट गए थे और करीब 11% वोट कांग्रेस के पास आए थे, यानी टोटल मिलाकर 41% हो जाता है। और ये हम सभी जानते हैं कि 25 से 30% वोट जिसको मिल जाते हैं यूपी में उसकी सरकार बन जाती है। तो इसलिए खतरनाक हो गया ये गठबंधन क्या? नहीं, देखिए 2012 से लेकर 17 में बहुत समय गुजर चुका है, हालात बहुत बदल चुके हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, काट की हांडी समाजवादी पार्टी की चढ़ चुकी है। कांग्रेस की तो बहुत पहले उतार दी थी, काट की हांडी जल जला के समाप्त हो चुकी थी प्रदेश में। तो अब ये दोनों पार्टी जो राम मिलाई जोड़ी है, भानुमती का कुनबा कहीं के जोड़ा हुआ है इन्होंने, तो समाजवादी पार्टी चाहे वो कांग्रेस के साथ चली जाए, चाहे कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के साथ चली जाए, ये दोनों के दोनों रिजेक्टेड पार्टीज हैं प्रदेश के द्वारा। जब समाजवादी पार्टी ड्रामा पूरा कर रही थी, पूरा मंचन कर रही थी अपने ड्रामे का 6 महीने से नेगेटिव मार्केटिंग करके, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को सफल देख रहे थे कि अब हमारे जो भी हमने प्रदेश में कार्य किए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अच्छे
किए नहीं थे। वर्चुअल दुनिया में इश्तिहारों के द्वारा ये दिखा रहे थे अखिलेश यादव जी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और ये नेगेटिव मार्केटिंग से ये हुआ कि जो बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, दादरी, ये सारी की सारी चीजें जो डिस्कशन होनी थी, या क्राइम रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट विमेन जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बेरोजगारी जो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, सारी चीजें आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए। किसान सौ आंसू रो रहा था, बुंदेलखंड के क्या हालात। नहीं तो अनिला जी, आप मान रही ना कि इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दिया, यानी इसका मतलब इलेक्शन स्ट्रेटजी सही रही फिर तो? ये नहीं, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ। ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने सोचा ऐसा सब मैं करूंगा तो भूल जाएंगे, पर ये भूल रहे हैं कि मीडिया भी बैठी हुई है, विरोधी दल भी बैठे हुए हैं, केवल आप नहीं है मैदान में, बाकी और लोग भी हैं। आपने जो कर्म किए हैं उसका तो आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी पूरा नाटक कर रही थी और एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, तो हमारे मन में एक लड्डू फूटा, और जब कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया तो हमारे मन में दूसरा लड्डू भी फूट गया। मतलब अब ये बिल्कुल पक्का हो गया है उत्तर प्रदेश की जनता के मन में। अब जो है दो चोर जो है इकट्ठे आ गए। जी चलिए, फिरोज बख्श साहब, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? हालांकि अब गठबंधन हो चुका है, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी में जो सिर फटोवल नजर आई, उसका आगे चलकर नुकसान होने वाला है, या जिस बात का जिक्र अनिला जी कर रही हैं कि इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश जो थी उसमें तो वो सफल हो गए, फिर अगर कोई थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी तो? देखिए समीर भाई, मैं इस पे टिप्पणी करूंगा, थोड़ा सा रोशनी डालूंगा जी। एक बड़ी दिलचस्प चीज से मैं शुरू करना चाहता हूं। ये जो इलेक्शन यूपी में होने वाला है, हाँ, ये मतलब चार दांगे आलम में पूरे दुनिया की जहान की इसके ऊपर नजरें हैं। हाँ। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास ये उर्दू का अखबार आता है बेंगलोर से, सालार। अच्छा, इसमें आए दिन ये देखिए, थोड़ा सा फोकस करें कैमरा, ये लिखा हुआ है इसमें, यूपी इलेक्शन मुसलमानों की हिकमत अमली का इम्तिहान, कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसका जो बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आऊंगा आपके जवाब के ऊपर। देखिए ऐसा है कि आपने गालिबन कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है उससे तो फाइट करना पड़ेगा अखिलेश को, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश शायद ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए कि सारे मुसलमान उनको वोट देने वाले हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, 2012 में ओवर कॉन्फिडेंट वो होते तो गठबंधन करते क्या? नहीं सुनिए, कॉन्फिडेंट नहीं है तभी तो गठबंधन किया है। अगर कॉन्फिडेंट होते तो मायावती की तरह पूरी सीटों में लड़ते हैं। पहली चीज, मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट लूंगा। जी। देखिए इन्होंने 14 वायदे किए थे 2012 में जब ये आए थे इन्होंने, और खास तौर से इन्होंने माइनॉरिटीज से किए थे। मैं फिर कहूंगा मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम में मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन जो इनका जो मैनिफेस्टो था, 14 वायदे किए थे, उसमें 3500 उर्दू टीचर्स को नौकरी देंगे, मदरसा एजुकेशन उसको टेक्निकल बनाएंगे, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जिसके चीफ वो हैं आजम खान, वो बंद पड़ी है, ताला लगाया उसके दरवाजे पे। दरगाह एक्ट बनाने की बात की थी इन्होंने, हर एक इदारे में इन्होंने कहा था कि एक मुस्लिम को रखेंगे, ट्रांसलेटर को रखेंगे, और नौजवानों की गिरफ्तारियां, मतलब ये सब वायदे किए थे। दावा तो किया जा रहा है कि 2012 में जो घोषणा पत्र में वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। अरे कोई पूरा नहीं हुआ। आप देखिए वायदे क्या पूरे हुए, उल्टा हुआ उसका। अखलाक के साथ देखिए क्या हुआ। उसके अलावा देखिए कितनी, अभी वो अनिला जी कह रही थी औरतों के साथ कितने रेप वहां पे हो चुके हैं, अल्लाह माफ करे। यानी कम्युनली देखिए 200 से ज्यादा राइट हो चुके हैं इनके स्टेट के अंदर, गुंडागर्दी सारा। मैं यूपी में कभी कभी जाता हूं, मेरे रिश्तेदार और अहबाब वहां पर रहते हैं, तो उसकी हालत बहुत खराब है। यूपी के लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं 45% लोग, हमने जो भी छोटा मोटा सर्वे अपने तौर पे किया अपनी सोसाइटी की जानिब से, 45% लोग चाहते हैं कि खूब अच्छा वहाँ डेवलपमेंट हो, 35% लोग वहाँ अच्छी तालीम चाहते हैं, इसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, और 20% लोग चाहते हैं पानी, ये सारी चीजें। ये सारा काम नहीं हुआ है, और मैं एक खुशफहमी में जो रहना चाहते हैं आपके समाजवादी के जो लीडर हैं मुलायम सिंह और उनके साहबजादे, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो समाजवाद में जो झगड़ा हुआ, जो वो परिवारवाद का जो झगड़ा हुआ ना, उससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये नूरा कुश्ती जो खेली है इन्होंने, वालिद ने और उनके बेटे मोहतरम ने, इससे इनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और ये जो समझ रहे हैं कि इनको सिंबल मिल गया है साइकिल का, तो इतना ज्यादा जश्न मनाया जैसे इलेक्शन जीत गए। और एक चीज का ध्यान रखना होगा, इसको हिंदू मुस्लिम लाइंस पे ना तो बीजेपी को लेना होगा, ना इसको समाजवादी पार्टी को, ना ही मायावती को। यानी कम्युनलिज्म को से आउट करके डेवलपमेंट का मुद्दा रखिए,
तब तो यह है लेकिन कि अभी तक जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आए हैं यूपी से, उससे ऐसे उम्मीद करना थोड़ा सा बेमानी मुझे यहां पर लग रहा है कि कम्युनलिज्म जो है वो हावी नहीं रहेगा इस बार के चुनावों पर। ठीक है प्रोफेसर देवराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम वोटर्स कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूपी की जब बात होती है तो मुस्लिम वोटर्स के बिना कैसे पूरी हो सकती है। 141 सीटों पर कहा जाता है कि जीत और हार जो है वो मुसलमान एक तरह से तय करते हैं। ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ये गठबंधन बनने के बाद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक साथ आने के बाद, क्या ये बात कही जा सकती है कि अब मुस्लिम वोटर बटेगा नहीं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुस्लिम वोट हम गठबंधन जब समझेंगे, जब मानेंगे कि कांग्रेस की पोजीशन क्या है यूपी में, कितना उसका सामाजिक आधार है, वोट कितना परसेंटेज उसे मिल रहा है। उधर दूसरी तरफ हम समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो यहाँ समाजवादी पार्टी का जो स्तर है उससे 3 गुने से भी ज्यादा उसके पास वोटर है जी, और कांग्रेस के पास उससे 1 गुना है। तो उस स्थिति में कांग्रेस का जो वोट बैंक है और जो जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है, जहां पर कांग्रेस के खाते में वो सीट जाएगी, तो उस स्थिति में मुस्लिम वोटर बीएसपी, यहां पर मैं बीएसपी का नाम लेना चाहूंगा कि बीएसपी की वहां पर परफॉर्मेंस वोट और परसेंटेज वहां पर बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पर कोशिश करेगा जाने की। तो ये कांग्रेस को ये गारंटी नहीं है कि वो वोट बैंक कांग्रेस को मिल रहा है। तो ये नेताओं में अलायंस हो रहा है, कोalition हो रहा है, लेकिन मतलब गठबंधन इस बात की गारंटी नहीं है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा मतदान करेगा। दूसरी बात यह है कि जो इनका वोट आधार है, जैसे हम बात करें मुस्लिम और सवर्ण, कांग्रेस को हम सवर्ण से लेके जोड़ रहे हैं, वो 37% वोट बन रहा है टोटल जी। तो इसमें जो सवर्ण है, क्या वो जहां पर समाजवादी पार्टी है, क्या उसका वहां वोट जाता है? बिल्कुल नहीं जा रहा है वहां उसका वोट, जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये भी हमें देखना होगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कांग्रेस के साथ जो दलित वोट है, तो दलित वोट समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा। दलित वोट कांग्रेस का जो था, ट्रेडिशनल जो कुछ बचा था, तो वो जो वोट बैंक है वो या तो बीएसपी में जा सकता है या फिर वो बीजेपी में जा सकता है, क्योंकि जिस तरह लिबरल टाइप का वोट बचा हुआ है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वोट है वो बीएसपी के साथ जा चुका है पहले से। तो ये स्थिति यहाँ पर होने की संभावना है। तो इससे उतना ज्यादा फायदा होने का मुझे बस एक लाइन कहूंगा। ये देखिए, अगर एक सीट के ऊपर 4 से 5 कैंडिडेट हुए, इसमें पीस पार्टी भी है, उसमें ओवैसी साहब की भी पार्टी है, अगर ऐसा हो गया तो यकीनन इसमें फायदा बीजेपी को हो सकता है, जो अपने आप आपने सुलेमान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ अनिला जी की बात का पहले जवाब देना चाहूंगा जी। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा की प्रवक्ता जो हम कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को अंडरमाइन कर रही हैं कि चुनाव में कहीं, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट विधानसभाओं में जाएंगे क्या मुंह लेके। वो ये बताएंगे कि डिमोनेटाइजेशन में हमने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, हम ये बताएंगे, या ये बताएंगे जाके किसानों से उनका, तो नाम ही नहीं ले रही है यूपी में बीजेपी। यही मैं कह रहा हूं, इतना बीजेपी को ऐसा हो गया जैसे सांप सूंघ गया। अब नोटबंदी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि नोटबंदी पे लोग अब पता नहीं काय से स्वागत करेंगे। कोई कह रहा था मुझसे जूते चप्पलों से स्वागत करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, नोटबंदी का जो आपने एक जुमला दिया था प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, वो सब फेल हो गया, समझ आ गया। और उसके अलावा जो जो आपने वादे किए थे 2014 में चुनाव के टाइम, उसमें से एक वादा आपने 3.25 साल में पूरा नहीं किया और सिर्फ बेवकूफ बनाया आवाम को। आवाम आपसे पूछेगी कि हमारे 15 लाख रुपए कहां हैं, आवाम आपसे पूछेगी, मतलब कुल मिलाकर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नोटबंदी का मुद्दा आपके फेवर में गया। 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। आवाम आपसे पूछेगी कि हमारा क्या बेईमानी का पैसा था, आम आदमी का बेईमानी का पैसा था। आपके जो उद्योगपति दोस्त थे उनकी तो आपने जेबें भर दी कॉर्पोरेट्स की, और आम आदमी का ईमानदारी के पैसों को आपने। अनिला जी, यही वजह है कि यूपी में नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है आपकी पार्टी के लिए, कहीं नाम तक नहीं लिया जा रहा। देखिए, मैं समीर जी आपको बताऊं, नोटबंदी जो मुद्दा बनाना चाह रहा है वो कांग्रेस जैसे विरोधी दल बनाना चाह रहे हैं, ना इस देश की जनता बनाना चाह रही है और ना भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, मोदी जी 2 महीने तक कहते रहे, नवंबर दिसंबर, आप लोग चुप क्यों हो गए, हम ये पूछना चाह रहे हैं। देश के हित में ना हो नोटबंदी की वजह से। देश के हित में आपने काम किया था, कहिए ना, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने उठाया हम यही तो चाहते हैं। अनिला जी, आप लोग बोलिए, अपने नेताओं से कहिए कि बोले हमने बहुत बड़ा काम किया नोटबंदी का। अरे सुलेमान साहब, शीला दीक्षित के हालचाल ले आइए। वो बेचारे जो हैं वो ये बैठी है कि कोई कांग्रेस वाला आके उनको पूछ तो ले।
जरा शीला दीक्षित जी के हालचाल ले लीजिए, हमारी चिंता छोड़िए। तो इसलिए ये मुद्दा, उनके ले लेंगे। अच्छा, एक बात रह गई थी लड्डू वाली। नहीं अनिला जी, मेरा सवाल राष्ट्रवादी पार्टी है, मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया। राष्ट्रवादी पार्टी है, उसका जवाब तो दे दीजिए कि आखिर ये गायब कैसे हो गया मुद्दा अचानक से? अभी तक तो हर कोई नोटबंदी कर रहा था, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब ना आप ये बता रहे कि कालाधन कितना आया और ना ही इसे मुद्दा बना रहे, ऐसा क्यों? कोई खास वजह है इसके पीछे? मैं बोलूं, मैं उत्तर दे दूं समीर भाई, मैं जवाब दे दूं आपको। तो मैंने तो पहले ये क्लियर किया है कि ये मुद्दा जो है विरोधियों के लिए हो सकता है। दूसरी बात ये है, विरोधियों को जवाब दे दिया है जनता ने। जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, चाहे मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, चाहे फरीदाबाद हो। तो मैं फिर कहूंगी, हम लोकल चुनावों को आप विधानसभा से कंपेयर मत करिए। पर सब जानते हैं वो चुनाव कैसे होते हैं। पूछते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है। और फिर अरे भाई, आपका सुपर हिट रहा ना वो स्टेप मोदी जी का नोटबंदी, उसको कहिए ना जगह जगह। पंजाब में बोलिए, आपके कैंडिडेट है, उन्होंने हाथ जोड़ के पब्लिक से कहा भैया नोटबंदी की सजा हमें मत देना। आपके विधानसभा के कैंडिडेट है पंजाब में, लेकर जा रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो, इस डिसीजन में, पॉलिसी डिसीजन में मैं कहीं शामिल नहीं था। मोदी जी ने अकेले लिया वो डिसीजन नोटबंदी का। कि मैं क्या। और दूसरी बात, आपने सुलेमान जी ये बोला कि हम अनिला लोगों जी, को वैसे सांप सूंघ जाएगा, तो बाबा भोले का आशीर्वाद है, सांप भी हमारे सामने कुछ नहीं कर पाता है। तो हम लोग तो वो पार्टी है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे गुरु हो। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूं मैं अनिला जी, लेकिन मैं आपको बता दूं चलते चलते कि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली से हमारे सहयोगी चैनल पर यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप पंजाब और यूपी के चुनावों का जो रिजल्ट है उसे क्या रेफरेंडम के तौर पर हम माने, वो नोटबंदी पर रेफरेंडम होगा? तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, रेफरेंडम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, पंजाब और यूपी के जो रिजल्ट आते हैं नोटबंदी का रेफरेंडम उसे नहीं माना जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा यूपी की सियासत में, चुनाव में? हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, बहस जारी है। और मोहम्मद अब्बास साहब भी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ अब इस बहस में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, बात लगातार ये हो रही थी, गठबंधन की हम बात कर रहे थे, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अखिलेश यादव की साफ सुथरी छवि को जमकर आप लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सबसे बड़ा चेहरा यूपी की सियासत में माना जा रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है? शिवपाल यादव भी वापस आ गए, मुलायम सिंह ने कहा तो गायत्री प्रजापति भी वापस आ गए। जब तमाम लोग वापस आ गए तो फिर यह ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि आपस में लड़ाई हो रही है? अखिलेश यादव नहीं चाहते कि दागी छवि के लोग हमारे साथ रहें, गायत्री प्रजापति ने भ्रष्टाचार किया, अखिलेश यादव ने उन्हें निकाल दिया। यह तमाम जो प्रोजेक्शन हुआ, यह क्यों था फिर? और बाप बेटे के बीच में मुगल आजम वाला रोल। जी समीर भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुछ भी इख्तलाफात थे उनका मौजू और था, और समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम इख्तलाफात खत्म हो गए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, परिवार की बात नहीं कर रहा मैं, सरकार की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं। आप परिवार की बात पर चले जाते हैं। परिवार में हो सकता है जितने मतभेद थे वो दूर कर लिए गए हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो गायत्री प्रजापति की बात कर रहा हूं। शिवपाल यादव, जिसको आप सब लोग मिलकर भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, अब सब लोग ठीक हो गए। मैं कह रहा हूं ना, मुख्तार अंसारी के और अतीक अहमद के टिकट पे झगड़ा था, वो टिकट नहीं दिए गए। बस प्रजापति जी के मंत्रालय पे था तो उन्हें मंत्रालय जब भी चेंज कर दिया गया था, भाई को दे दिए गए। अच्छा, मतलब खनन मंत्रालय रहते हुए उनके पास जमकर भ्रष्टाचार हुआ, ये बात आप लोगों ने खुद कही, जिसकी सजा उन्हें अखिलेश यादव ने दी कि मंत्रालय से बाहर कर दिया। मतलब मंत्रालय उनका हट गया, वो दूसरे मंत्रालय में चले गए तो वो गंगा नहा लिए, सारे पाप धुल गए।
नहीं, पाप धुलना ना धुलना वो एक चीज अलग है। पाप कोई ऐसा गायत्री प्रजापति पे कोई ऐसा बड़ा एलिगेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल आलाप करते हैं। हाँ, इनके ये आपने अब अपने बात कही लोग ना, ये आपने अब जितने स्टेटमेंट दिया भ्रष्टाचार कि में गायत्री डूबे हुए प्रजापति हैं। के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है, छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मामला भ्रष्टाचार में है, इनके कोर्ट भी राष्ट्रीय अनर्गल अध्यक्ष बात करता है। अखंड भ्रष्टाचार। अच्छा, वो किसी दूसरे तरीके से नहीं, किया जाता छोटी-मोटी बात नहीं कर रहा, है, कोई ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उन्हें टिकट मिल गया फिर से कि आओ फिर से पार्टी में आ जाओ, नहीं, नहीं, फिर से मैं मंत्री बन जाओ, किसी फिर से दूसरे भ्रष्टाचार किसी करो। को भ्रष्टाचार है। और यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया वो बहुत सोच समझ के लिया है। हम गुंडागर्दी, ठीक है, भ्रष्टाचार के कल भी खिलाफ थे। उसी वजह से मुख्तार अंसारी अतीक अहमद का टिकट नहीं हुआ। ठीक है, आज भी नहीं अनिला जी ये बात आपको समझ में आती है और कि सिर्फ भारतीय मुख्तार जनता अंसारी पार्टी और के अतीक जिस अहमद तरह को लेकर से झगड़ा था? भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं। बिल्कुल नहीं आती है जी, मुख्तार अंसारी जी को नहीं दिया तो झगड़ा उनके बहुत भाई को सारी दे चीजों दिया। का था, झगड़ा मैंने कान इधर से मत मुख्यमंत्री पकड़ो, को, उधर से गवर्नमेंट पकड़ के लो। साथ सारी और चीजें गायत्री सब प्रजापति सॉर्ट जी आउट को हो ये गए, इतना दूध का धुला हुआ ठीक है, बता रहे मोहम्मद हैं, अब्बास साहब, जो कोर्ट में आप उनको अपनी बेल बात मुकदमे रखिए, से उसके बाद रोक चुप के हो जाइए, जो दूसरों क्या की कहेंगे? सुनिए। सेमीफाइनल है। अखिलेश यादव जी जो हैं, सलीम अखिलेश साहब, यादव जी जिसका जो है उत्तर नाराजी इस प्रदेश बात पे 2017 का कि चुनाव, जो लूट का पूरा 2019 मजा का सेमीफाइनल जो है। था वो मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पत्नी हाँ। ले आलिया रही सिंह जी थी। की पार्टी अरे जी, अब्बास जी खतरे असली की मसला घंटी समझ बज चुकी लीजिए, है। लूट की फूट हुई है। गुस्सा भारतीय जनता जो पार्टी है की अखिलेश खतरे की यादव घंटी जी को बज इस चुकी बात है। का था कि गायत्री प्रजापति जी सारा का सारा सब कुछ लूट वूट के अपना हिस्सा रखकर और क्या उधर मुलायम सिंह जी की दूसरी पत्नी के पास पहुंचा देते थे। चक्कर तो ये था, आप लोगों की तो लूट की फूट है और कुछ नहीं है। तुमने मुझसे ज्यादा कैसे कमा लिया, मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे दिया, ये सारी चीजें चलती है। पैसे की बाट बंगाल उन्होंने लखनऊ में अखिलेश मिठा यादव जी करते ने, हैं। मुलायम सिंह जी ने माना है कि जो नगद दो नगद लिस्ट हाथों बनाई से गई नोट थी, पकड़ने वाले राष्ट्रीय 90% अध्यक्ष और 5500 करोड़ को जमा करने जो वाले आपके कैंडिडेट्स राष्ट्रीय थे, वो अध्यक्ष सेम हैं। थे। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो ठीक है। कोर्ट ने जो है क्लीन ठीक है, चिट ठीक दे है, दी ठीक है, है। ठीक है अनिला जी, आपके यहाँ तो अनिला जो जी आपने आपके जवाब भी नेता दे दिया। मिनिस्टर हैं, सुलेमान उनको साहब, कुछ आप और कैसे नहीं। जवाब देंगे? मोहम्मद अब्बास बहुत साहब कुछ हाथ कहकर निकल जोड़ूंगा। गए कि गवर्नर अखंड साहब भ्रष्टाचार, बने, प्रखंड साहब ने तोड़ा। भ्रष्टाचार नहीं था, देखिए, ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार था। अब ऐसे लोगों को आप स्वीकार कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे ही लोग तो मिलकर आपकी सरकार बनवाने जा रहे हैं यूपी मैं में। आपको जवाब अगले दे दिन दूं। गवर्नर बना दिया। देखिए ऐसा है कि अखिलेश अरे यादव मोहम्मद अब्बास साहब, अरे भाई मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप अपनी बात रखा कीजिए, ये बहस की मर्यादा बनाकर रखिए थोड़ी। आप अपनी बात किया कीजिए, उसके बाद चुप हो जाया कीजिए, दूसरे गेस्ट की भी सुन लिया कीजिए। देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जी के पास 298 सीटें हैं, उस पे वो अपने नुमाइंदे डिक्लेयर करेंगे कि ये समाजवादी के सिंबल पे टिकट लड़ेंगे। गायत्री कांग्रेस प्रजापति पार्टी को तो मिल गया टिकट। हाँ, उन्होंने दिया, वो उनका अपना पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो मंत्री कल बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी किसी को नहीं मालूम है। उनकी पिछले मंत्रालय में वो कैबिनेट में थे। हाँ, हैरत मुझे बहुत होती है जब बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार पे किसी पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है क्या नहीं मालूम देश को? मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैमों का स्कैम है और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं मोदी जी। रमन सिंह का छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम, वो इतना बड़ा स्कैम है, उसको भी बचाया जा रहा है। और राजस्थान में ललित गेट कितना बड़ा स्कैम, तो हर जगह तो महाराष्ट्र यही के हो रहा है ना, स्कैम, फिर जगह यूपी में भी जगह यही हो रहा बीजेपी है। के स्कैम है। यूपी में भी यही हो रहा है। कांग्रेस के आने का क्या फायदा हुआ? और वो जो डायरीज हैं जो राहुल जी ने प्रेस के सामने रखी हैं, उसमें 40-42 करोड़ रुपए जो मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट भ्रष्टाचार के, जिसमें डायरेक्ट आरोप हैं। सुलेमान साहब उसका जिक्र मत कीजिए, उसका जिक्र मत कीजिए, वरना आपको अपनी नेता, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नेता जो आपका नाम है, शीला दीक्षित का नाम उसमें है, उस पर भी आपको सफाई देनी सुप्रीम पड़ेगी। कोर्ट ने क्या कहा है फिरोज भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करिए। प्रशांत भूषण जी ने जो पिटीशन फाइल करी, उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करिए, मॉनिटर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा एम्बिट नहीं है, आप यहाँ मत आइए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश कुल नहीं मिलाकर दिया। इस सबूत को इन्वेस्टिगेशन के लायक मोदी नहीं समझा सरकार गया। को या सीबीआई को या ईडी को किसी है। को मना नहीं किया गया ठीक कि है, हम उधर बहस investigation को ना मत ले करो। जाएं, उधर हम बहस को यही ना तो ले कहते जाएं। हैं इन्वेस्टिगेशन कराओ। ठीक और है। प्रशांत भूषण जी भी तो यही कहते थे इन्वेस्टिगेशन अरे कराओ, ये- तफ्तीश तो कराओ भाई। इस मुद्दे को हम भ्रष्टाचार भटकाएं करते हो, नहीं। उसके बाद ठीक है। तफ्तीश भी नहीं कराते हो। ठीक है फिरोज बख्श साहब, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है और जिस तरह से एक साफ सुथरी छवि क्रिएट करने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की, ये सब बातें जब सामने आती हैं कि गायत्री प्रजापति को भी टिकट मिल गया और शिवपाल यादव भी फिर टिकट पा गए, जिसकी आप अभी तक इतनी बुराई कर रहे थे, ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं फिर डैमेज करेंगी ना उस छवि को।
देखिए, सबकी छवि डैमेज होगी उसमें। सपा भी है, बसपा भी है। सपा में क्या है, मायावती जी के भाई के अगेंस्ट के 140 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हमारे सुलेमान भाई बात कर रहे थे, अब चूंकि वो दूसरों की बात कर रहे थे, वो अपनी बात नहीं करेंगे। 2G 3G, कई लोग तो सोनिया जी का नाम इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से किया था। तो स्कैम सब कर रहे हैं। अब असल में लोगों को ये चाहिए सोच समझ के एक ऐसा इस तरह से वोट दें कि जो जिन लोगों की छवि साफ हो, भले ही किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा बसपा या कोई इंडिपेंडेंट हो, अच्छे साफ सुथरी छवि के लोगों को लाना चाहिए जो सही मानों में लोगों की सेवा करें। लोगों को पानी चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, लोगों को जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। मुस्लिम नौजवानों को कोई भी गिरफ्तार कर लेता है, ये सारी चीज़ें चाहिए। मतलब ये इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो अब सारी पार्टियां जो हैं, मतलब दे हैव जिसको कहते हैं कंकाल हैं सभी की अलमारियों में, ठीक है। दे हैव इन देयर कबर्ड्स, दे हैव गॉट ऑल दीज कोर्स। अब लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए। अब यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो यूपी के हों, पंजाब के हों, गोवा के हों, कहीं के भी हों। तो अब असल मसला जो है वो है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट की बात पे कोई जोर नहीं डाल रहा है, ना वो मायावती जोर डाल रही हैं, ये आपस में गठबंधन ये। और अभी अनिला जी ने सही कहा था कि ये जो गठबंधन की सरकार है ना, कांग्रेस का मुझे अफसोस है कि इतनी पोजीशन नहीं है इनकी कांग्रेस की 300-400 सीटों पे खुद लड़ें। तारीखी पार्टी है, मौलाना आज़ाद की पार्टी है, सरदार पटेल की, गांधी जी की, नेहरू की पार्टी है, लेकिन अब इनको ज़रूरत पड़ गई गठबंधन की। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है। तो ये साझे की जो हांडी पक रही है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं जाके किसी चौराहे पे फूटेगी। तो कांग्रेस को बचना चाहिए इससे, और मैं तो कहूंगा कि अखिलेश को भी बचना चाहिए। लेकिन हो गया, ठीक है, हमारे कहने से क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में फूट होगी इन पे आगे जाके। भाई फिरोज भाई बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, हम इनकी इज्जत भी करते हैं, और फिरोज भाई की अपनी एनालिसिस है, उनकी अपनी राय है। हमारा फिरोज भाई को हम एश्योरेंस देते हैं जितना हम अपनी पार्टी को जानते हैं, और जिस बेसिस पे हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अलायंस किया है कि बढ़िया अलायंस बना है, बढ़िया सरकार आएगी, अच्छा बहुमत आएगा, सरकार आएगी और अच्छा गवर्नेंस मिलेगा। और अगर कोई गवर्नेंस में कमी रहेगी तो फिरोज भाई आप हमेशा हमारे खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। जिसका भी गवर्नेंस हो, अच्छा गवर्नेंस हो लोगों है यूपी में 40%, यानी निर्णायक तादाद मानी जा सकती है। ऐसे में अगर हम गैर यादव पिछड़ा वर्ग की बात करें, वो उसका रुख क्या नजर आ रहा है आपको अभी तक? देखिए, गैर यादव जो वोट बैंक है ओबीसी जी, वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ हमें ज्यादा दिखता है, और ज्यादातर बीजेपी की तरफ जा रहा है। और कुछ बेल्ट में हम देख सकते हैं कि वो वोट बैंक पॉलिटिकल पार्टी हैं, कुछ रीजनल, तो उधर चला जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर वो बीजेपी की तरफ जा रहा है उस कंडीशन में। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, ये चेहरों की लड़ाई भी मानी जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और मायावती का चेहरा है, और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चेहरा है। आपको लगता है कि चेहरों की लड़ाई में आप जीत पाएंगे? देखिए, चेहरा तो अखिलेश यादव जी का ही है, एक चेहरा मायावती जी का, नहीं, अब राहुल गांधी का चेहरा भी तो साथ में आ गया ना आपके। जो जहां खड़े थे खड़े रह गए, जो बैठे थे बैठे गए। देखिए, चेहरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का अखिलेश यादव जी का है, राहुल गांधी सपोर्टर है, वो साथ है, और राहुल गांधी कहीं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, सपोर्टर हो गए वो अखिलेश यादव, लेकिन मायावती मुख्यमंत्री की उम्मीदवार थी। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरे हैं, कैशव मौर्य के, अभी डॉक्टर बंसल की कानपुर में हत्या हुई, उनके पार्टनर रहे हैं, किस तरह से बातें निकल के आ रही है। डॉक्टर बंसल का लहू चीख के पुकार रहा है, अभी दबाया जा रहा है। जी, वो पार्टनर थे, उन्होंने इंक्वायरी मांगी, उनके साथियों ने, एक सांसद बन गए, अपराधी के सांसद बन गए, और हजारों करोड़ की यूनिवर्सिटी का गोलमोल है। जो कैशव मौर्य के पार्टनर रहे डॉक्टर बंसल, उनकी हत्या हुई, और खूब कैशव मौर्य पे अपराधों की लिस्ट है। तमाम तरह के गुंडे, बदमाश, उचक्के जिस तरह से साधु के भेष में किस तरह की बातें करते हैं, देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। चूंकि इन भारतीय जनता पार्टी पे कुछ चेहरा नहीं है, हताश है, निराश है, और सिर्फ कहते हैं कि साहब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा।
मोदी जी समीर भाई उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से टैक्स का गया, उसमें से दिए। हमने 2.5 लाख करोड़ से मेट्रो चला दी, एक्सप्रेस से बना दी, मोहम्मद अब्बास साहब, लैपटॉप बांट दिए जी, और बिजली सुधार कर दी, सड़कें बना दी, लेकिन जो 2.5 लाख करोड़ बचा तो डेवलपमेंट के नाम पर आप वोट मांगेंगे। ठीक है सुलेमान साहब, इन्हीं की बात में एक सवाल मुझे समझ में आता है, जिस तरह से वो सपोर्टर कह रहे हैं राहुल गांधी को अखिलेश यादव का। एक सवाल मैं पूछ लूं, एक मिनट, मैं सुलेमान फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता, अब्बास भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी सपोर्टर हैं अखिलेश के, राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, उनके मुकाबले पे मोदी आते हैं, इस तरह के वो नेता हैं, आपने उनको सपोर्टर कह दिया। एक बात बताइएगा, कांग्रेस की अच्छी पोजीशन आ गई यूपी में, क्या आप उनको बतौर चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर तस्लीम करेंगे राहुल गांधी को? इतना हल्का ना किया उन्हें। जो भी कोशिश करे सपोर्ट में करेगा मुख्यमंत्री की, राहुल गांधी देश के बड़े आपका भी पक्ष रख देता हूं। जब रण उत्तर प्रदेश का है, खत्म करिए ये, जब रण उत्तर प्रदेश का है तो हर चीज जवाब दे देता हूं। अखिलेश यादव जी, अरे जरा सा मेरा सवाल तो रह गया अभी, आप बोल लीजिए फिर मैं पूछता हूं। जी सुलेमान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अब्बास मैं साहब ने कहा कि भाई राहुल गांधी जी का पूरा सम्मान करता हूं, समाजवादी पार्टी के हमारे पार्टनर हैं, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी, अरे हाँ ठीक है, सम्मान जारी रखिए। जी देखिए, ये बात सही है, अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और इस चुनाव में अलायंस हुआ है, उन्हीं के चेहरे पे, उन्हीं के पिछले जो कारकर्दगी थी, कार्यकाल था, उस पे चुनाव लड़ा जाएगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा दोनों पार्टीज का, लेकिन दोनों पार्टीज के लीडर्स जो मेन रहेंगे, उनकी एबल लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव जी होंगे और एक तरफ राहुल गांधी जी होंगे। ठीक है, और सुलेमान साहब सपोर्ट तो सुन लीजिए मेरा, एक दूसरे को दोनों पार्टी सपोर्ट कर रही है। कौन किसका सपोर्टर है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हम लोग दोनों पार्टीज एक साथ हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूं। नरेश अग्रवाल साहब आज ये कहते हुए नजर आए कि 2019 में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और कांग्रेस हमारे साथ होगी। इस बयान का क्या मतलब है? जिस तरह से आप आज राहुल गांधी अखिलेश यादव के सपोर्टर बन गए यूपी में, क्या तब भी राहुल गांधी सपोर्टर बन जाएंगे? अखिलेश यादव बड़ा चेहरा हो गया क्या राहुल गांधी से 2019 में? क्या अखिलेश यादव को, जैसे आप यूपी में सीएम के लिए आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या पीएम के लिए भी प्रोजेक्ट करेंगे क्या? यह बड़ा सवाल है। देखिए समीर भाई, मैं आपको इसका जवाब दे दूं। 2019 अभी दूर है, 17 पहले है। पहले 17 बातें तो अभी शुरू हो गई हैं। 17 का देखिए, 17 का चुनाव होने दिए। आप ऐसी बातें करके अलायंस को जो है, आप अलायंस में लोगों के, अब्बास भाई उधर से स्पोक्स पर्सन है और इधर से मैं हूं कांग्रेस से, आप क्यों ऐसी बात करवाना चाहते हैं कि कोई आप बदअखलाकी हो जाए? हमारे अंदर बहुत मोहब्बत है और बड़ी मोहब्बत और खुशियत के साथ ये अलायंस हुआ है। हम समझते हैं कंटिन्यू करें। समाजवादी समीर भाई को कहने दो, हमें आपस में ठीक रहना चाहिए। नहीं सुलेमान, अगर ये अलायंस मेरे या समीर के जरा सी बात कहने से अगर दाएं बाएं हो जाए तो मैं समझता हूँ ये रिफ्लेक्ट्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइटर वेन में भी था फिरोज भाई, जरा सा लाइटर वेन में भी था, क्योंकि समीर भाई ने भी ऐसा ही सवाल पूछा था, उसी तरह मैंने जवाब दिया। अनिला जी, लेकिन क्या ये भविष्य की सियासत कुछ नजर आ रही है क्या आपको आज जो नरेश अग्रवाल साहब का स्टेटमेंट है? देखिए समीर जी, मतलब मुझे हंसना नहीं चाहिए पर क्या करूं, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। अभी अब्बास जी ने जैसे बोला कि राहुल गांधी हमारे सपोर्टर हैं, तो जैसे साइकिल में वो साइकिल स्टैंड होता है ना, जिसके सपोर्ट से साइकिल खड़ी हो जाती है, तो मुझे तो वही चीज नजर आ रही है कि साइकिल के लिए एक साइकिल स्टैंड बनकर कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी की जो छवि है समाजवादी पार्टियों के मन में, वो क्या है और कितनी वो अहमियत देते हैं कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को। तो कहते हैं ना कि ये पूरा चावल पका है कि नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं होती है। एक चावल का दाना लेकर अंदाजा लग जाता है कि चावल जो है पक गया कि नहीं पक गया। तो अभी एक उदाहरण से ही समझ में आ जाता है कि मानसिकता क्या है। अच्छी नहीं है,
हमें आपकी सेहत की, आपकी नहीं नहीं, हम तो लड्डू ही लड्डू खाएंगे। और 2017 में जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा ना सुलेमान जी, आपको भी मैं जरूर लड्डू अनिला जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जब बीजेपी का बनेगा जरूर लड्डू वाले चेहरा तो लाओ। जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के पास आई, कमल है हमारा चेहरा, दिल्ली में कमल जो है हश्र हमारा हुआ, चेहरा, बिहार में जो हश्र हुआ, और उसके बाद अगर यूपी में भी वो हश्र हो जाता है तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। 2019 में निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। अखिलेश यादव की चेहरा है, बिल्कुल एक चेहरा है उत्तर प्रदेश में। आपके साक्षी महाराज चेहरे बहुत शानदार है। समीर जी बहुत आपको शानदार पता है चेहरे अच्छी तरीके से कि उत्तर प्रदेश ये अब्बास भाई आपने बात बहुत अच्छी कही। योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, मौर्य जी जो अध्यक्ष है, चेहरे इनके पास बहुत शानदार शानदार बदल जाता है। ठीक है। अरे हमारे नहीं पास अनिला जी, बहुत तो आप अच्छे नरेंद्र अच्छे मोदी के चेहरे चेहरे हैं। पर ही लड़ रहे हैं ना यूपी का चुनाव। 4 लाख करोड़ की घोटालों की वो पार्टी 40 पेंशन देने मतलब हार जीत का ठिकाना फिर उन्हीं के बड़े सिर बड़े फूटेगा घोटाले ना। कैसे किए जाते हैं। दीजिएगा इतिहास 5 साल साक्षी है, बाहर बैठ साक्षी के महाराज ने ट्यूशन क्या अच्छी कहा? तरीके से। वैसे भी कह दिया राहुल गांधी सपोर्टर। अरे साक्षी 11-12 महाराज जी हो और मुकदमे चाहे हैं, कोई और ये तो बड़े कार्यकर्ता हो, संगीन हमारे आरोप साथ ठीक है, बहुत देवराज सारी सिंह जी, हैं। देवराज लॉ एंड सिंह, ऑर्डर का क्या हाल होगा? चेहरों की बोलियों लड़ाई पे में मत आप कहाँ जाइए, पाते अगर हैं जान देनी बीजेपी होगी देश क्योंकि के लिए 10 जान साल हम देंगे। यूपी में तो ये नहीं सरकार एक बनाई दूसरे कि के चलाई गले नहीं। काट नरेंद्र रहे मोदी के चेहरे जो पर ही आप चुनाव लोग लड़ की रहे हैं। 10 साल पार्टियों हम में होता है। वोट करके अब हार इस हो बार गई है तो भी ठीक रहा, उन्हीं के सिर फूटना चाहिए ना। फिर तो जीत बेटा होती हो है तो चाहे सहरा पिता भी हो, सिर उन्हीं के बनना चाहिए। जहां समाज सपोर्ट की जरूरत हुई और सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने का टाइम आया, समाजवादी पार्टी ने उस समय सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने के नाम पर तो गठबंधन हुआ ही है, और ये बात तो बार बार कही जाती है। मोहम्मद अब्बास साहब सुन लिया मुजफ्फरनगर सब मैंने भूल जी। गए, देवराज ये सिंह जी, दंगे आप लोगों ने करवाए जी हैं। बिल्कुल। देखिए ठीक है, दंगों के आरोपियों को टिकट आपने दे दिया ना अनिला जी, लेकिन सवाल तो उठेंगे। देवराज सिंह जी को सुनिए जी। देखिए जो चेहरे की जो बात आ रही है, कोर्ट बीजेपी ने ने जितने क्लीन भी चिट अभी दे तक दी। जितने स्टेटों में चुनाव हुए हैं तो उन्होंने पहले चेहरा नहीं दिया है। हाँ, तो उसके बाद वो डिसाइड कर रहे हैं। और हाँ। जहां पर भी जो भी चेहरे आए तो उस तरह के कोई कंट्रोवर्शियल चेहरे नहीं आ रहे। तो पहले ये अज्ञात लगाया जाए कि आसाम में किसको तो दिया चेहरा गया ना दें। चेहरा। तो उस तरह से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो यहाँ यूपी की जहां तक हम जी, बात कर रहे जी। हैं तो ये चेहरे जो आ रहे हैं, वेस्ट यूपी में कौन है, ईस्टर्न यूपी में कौन है, सेंट्रल में कौन है, तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई करने से क्षेत्र में जो इनका जो आधार रहेगा वोट का उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ये हो सकता है बीजेपी इस वजह से अपने चेहरे को अभी क्लियर नहीं कर रही नहीं, है। मैं ये जानना चाह रहा था। एक बात मैं कहना चाहूंगा समीर भाई, जी। इसमें ऐड करना चाहूंगा। जी। अभी बात हुई कि ये सांप्रदायिक शक्ति यानी फिरकावाराना जो ताकतें हैं उनको हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी सपा जो पार्टी। है एक यकजा हुए हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये असल में ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो डेवलपमेंट का कोई मुद्दा है वो भी नहीं है। इन्होंने एक बात का फैसला कर लिया है किस तरह से बीजेपी और जो है मोदी को लेट डाउन करना है, हराना है। एक चीज मैं मुसलमानों को कहना चाहूंगा, एक चीज से बचें। अक्सर मैंने टीवी पे कहते सुना है कि हाँ भाई बीजेपी को हराना है, खत्म करना है, मोदी मुक्त भारत चाहिए। देखिए राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, देखिए कोई भी राजनीति में अनटचेबल नहीं होता है, कोई भी अछूत नहीं होता है। जो अच्छा काम करने वाला हो, भले ही वो कांग्रेस से हो, सपा से हो, बसपा से हो, कम्युनिस्ट पार्टी से हो या बीजेपी से हो, उसको वोट दीजिए। ये कहना कि ये बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा खुलेआम कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, वो गलत कहते हैं, मेरे ख्याल से वही बात है ना, फिर उनकी उसके जवाब पार्टी में के इस तरह लोग की भी इसको बयानबाजी तो एक्सेप्ट होती नहीं है करते। सुब्रमण्यम देखिए स्वामी अगर जैसे कोई ये कहिए कहता है, सुनिए जी। मैं बस एक सेकंड कह के बात को खत्म करता हूँ। प्रोग्राम भी आपका खत्म होने को है। जी, देखिए, बहुत कम वक्त बचा है। कभी भी मुसलमानों को ये नहीं कहना चाहिए कि बीजेपी उस कैंडिडेट को वोट दो जो बीजेपी को हराए। बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं उसका ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा उसको वोट दें। फिरोज भाई किसे वोट दें? ये तो भाई वोटर मुझसे ज्यादा समझदार है। एडवाइस कर रहे हैं, आप मैं एडवाइस एडवाइस कर नहीं रहे कर हैं। रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कांग्रेस को, बीजेपी को, किसी को वोट दो। ये तो वोटर खुद डिसाइड करेगा। मैं कौन होता हूँ राय देने वाला? मैं तो एक बात जो है उसको एनालिसिस कर रहा हूँ उसका। लेकिन ये कभी मत कहो कि कांग्रेस को जो हराए या बीजेपी को हराओ उसको वोट दो, ये गलत चीज है। नोटबंदी के नहीं, फिरोज भाई हमें सामने से दिख रहा है कि मुल्क में 2.5-3 साल में कैसे हालात बने, और इस वक्त एक सरकार यूपी में आना बहुत जरूरी है जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के साथ एक सरकार बने जो बेहतरीन विकास करे।
और अगर इस तरह की फासिस्ट विकास ताकतों ही की तो नहीं हो सरकार, रहा सुलेमान भाई। लास्ट में मैं भाई एक point आप ये जोड़ना बताइए चाहूंगा। मुझे, 2.5 साल में डेवलपमेंट के मुद्दे पे मोदी जी जीते थे, क्या विकास हुआ देश में? या सूबों में जहां उनकी सरकारें हैं, क्या विकास हुआ? फिर तो आपके हिसाब लोगों से को ये बीजेपी को सुनने नरेंद्र को मिला, मोदी के चेहरे पर घर चुनाव नहीं वापसी, करना चाहिए था ये सुलेमान। घर बताइए वापसी, 70 साल में कितना रामजादा विकास किया हरामजादा। है? मुसलमानों के हाथ में आपने प्याला दे दिया। फिरोज भाई ठीक ऐसी है? देखिए मैं आपको सज्जर बताऊं, कमेटी बड़े दे दी, आराम क्या से, विकास किया? बड़े आराम से, जुमलेबाजी इनको तो हुई, 2.5 साल बड़े हुए आराम हैं। से बहुत हालांकि लोग मैं फिर कांग्रेस के सर इनका पे, कोरा नहीं ले रहा। नहीं फिरोज भाई, जी, कांग्रेस बताइए। के सर पे बहुत से लोग इस बात का ठिकरा फोड़ देते हैं। समीर लेकिन भाई, आज मुझे 1 मिनट का अगर समय लंबे दीजिए। समय तक कांग्रेस ने सत्ता भोगी है या रूल किया है, तो कांग्रेस ने देश को बनाया भी है। ऐसा नहीं है आप लोग, मैं अब एक अजब माहौल है 2 साल से कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई देश खुद बन गया क्या? नहीं, ये गलत है। 1947 में ऐसे ही देखिए, बना था ऐसा क्या? है, सब कुछ कांग्रेस ने बना के दिया। ये भी 10-12 साल जी ये सही कह रहे हैं। देखिए सही कह रहे हैं, कांग्रेस का ये जो है कंट्रीब्यूशन विचारधारा बन गई है। 2 साल में। 70 साल में कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस का, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो कर सकती थी वो नहीं हुआ। इसी वजह से कांग्रेस साफ हो गई। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, जल्दी से लास्ट कमेंट, क्या आप कहना चाह रहे थे? आपकी बात रह गई बीच में, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे खत्म करना है बहस को। मुझे ये बता दें 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी का देश हित में क्या कंट्रीब्यूशन है? एक अनिला जी। कंट्रीब्यूशन 73 सांसद वाली भारतीय जनता पार्टी का एक काम उत्तर प्रदेश में, जिसमें कहे कि इसके बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक अब्बास साहब को चुप करा दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगी फिरोज जी का। अब्बास जी जरा शांत रहिए, अब मुझे बोलने दीजिए। मुझसे आपने सवाल किया है ना, मैं जवाब सबसे जल्दी पहले से, तो अनिला मैं जी, फिरोज जी अनिला का जी, धन्यवाद दूंगी। इन्होंने बहुत बैलेंस अनिला जी बात से ज्यादा करी। supporting दूसरी बात बात फिरोज भाई ने समीर आज जी, कर दी। दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रदेश का आंकलन आप कैसे करेंगे? पर कैपिटा इनकम से करेंगे ना। गुजरात में जो मुसलमान भाई रहते हैं अरे उनकी भैया, पर अनिला कैपिटा जी, इनकम ये देखिए आंकड़े सालाना, वाकड़े और पर उत्तर कैपिटा प्रदेश इनकम में मत जो मेरे बताइए। मुसलमान भाई रहते यूपी में हैं समझ में नहीं उनकी आती देख लोगों को, लीजिए। गाँव आप देहात का लोगों को इलाका पता है। चल हुआ क्या जाएगा है? कि जेबों से गुजरात में नोट जहाँ पे निकाल लिए भारतीय आपने जनता लोगों पार्टी के, की सरकार नोटबंदी शासित करके। है, हमेशा नहीं मुसलमान समझ आती भाइयों को भैया, जो इतना गुजरात गाँव- कह के गाँव डराया देहात के जाता आदमी हैं, है, हमें नहीं समझ वहाँ आती के ये सब मुसलमान बातें। भाई जो हैं कितनी ज्यादा तरक्की क्या कर विकास रहे हुआ? हैं। और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान भाई हैं ना तो वो शिक्षित हो और रहे मध्य हैं, प्रदेश में ना उन्हें काम जो धंधा लॉ एंड मिल ऑर्डर रहा की है, प्रॉब्लम केवल है, और क्राइम केवल की उनको प्रॉब्लम वोट है, बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता हाईएस्ट है। रेप्स हैं मध्य पार्टी वो प्रदेश आना- में। पार्टी वो आनी राजस्थान में चाहिए क्या हाल है? जो कि छत्तीसगढ़ में सबका क्या साथ हाल और है? सबका महाराष्ट्र विकास में करे। क्या हाल है? ना ये कि मुझे एक जाति और एक धर्म विशेष की वोट दो, मैं सरकार बनाऊंगी और फिर से खुद का बिल्कुल विकास बिल्कुल, आपने करेंगे बहुत हम। सही बात ये की पार्टी अनिला अब जी। इसी उत्तर- नोट के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इसी तरह सबका साथ सबका विकास की बात करती रहें, यही बातें अच्छी लगती हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जब कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, वो बात नहीं अच्छी लगती। गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है हमारा, वो बातें नहीं अच्छी लगती। और जब दंगों के आरोपियों को टिकट दिया जाता है वो भी बातें नहीं अच्छी लगती। और ये बात यूपी का वोटर बहुत अच्छे से समझता है, ये बातें नागवार गुजरती हैं उसको। इस बात का ख्याल रखा जाएगा। उनके मैं इसी क्षेत्र उम्मीद के के साथ वोटर इस भी डिबेट को समझते खत्म हैं, करूंगा। समीर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत सभी अच्छा का, conclusion। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।